तो आइए डिस्कस करते हैं ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट ह्यूमन राइट्स के ऊपर। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट डाला, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने क्या इंपैक्ट डाला ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ये डिस्कस करने से पहले हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन होती क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन का ये फिनोमेना क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। तो जब मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करता हूं, ग्लोबलाइजेशन जो है वो लेट 20th सेंचुरी में उभर करके आया। हम देखते हैं कि जो लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स थे 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी के, हम देखते हैं कि 1980s के बाद जो है वो ग्लोबलाइजेशन पूरे तरीके से इमर्ज होकर आया। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के जो ट्रेसिस हैं, जो ग्लोबलाइजेशन की रूट्स हैं, वो हमें फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान देखने को मिलती है। और खास करके हम देखते हैं कि 1940s के बाद ही ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो धीमे धीमे स्टार्ट हो गया था। लेकिन 1980s 1990s में जो है वो ग्लोबलाइजेशन पूरे तरीके से इमर्ज होकर आया, ग्लोबलाइजेशन जो है वो पॉपुलर हुआ। तो बेसिकली जब मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करता हूं, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरकनेक्टेडनेस अमंग द पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज ग्लोबली। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पूरी दुनिया के सारे लोग आपस में जुड़ गए हैं, आपस में कनेक्ट हो गए हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। जैसे कि अलग अलग कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है। कुछ गुड्स ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ ईरान ही बना सकता है, लेकिन इंडिया को भी उन गुड्स की जरूरत है। उसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ इंडिया बना सकता है, लेकिन ईरान को भी उनकी जरूरत है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ईरान के ऊपर डिपेंड हो गया है कुछ चीजों के लिए, कुछ गुड्स के लिए जो है वो ईरान इंडिया के ऊपर डिपेंड हो गया है। और इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गई है। राइट, हम देखते हैं कि एक कंट्री में से दूसरी कंट्री के अंदर ट्रेड हो रहा है, एक कंट्री में से दूसरी कंट्री के अंदर लेबर का ट्रांसफर हो रहा है, एक कंट्री में से दूसरी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है। तो सारे देश आपस में एक तरीके से जुड़ गए हैं, एक तरीके से कनेक्ट हो गए हैं। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। हम देखते हैं कि ऑल द कंट्रीज हैव बीन एंगेज्ड इन अडॉप्टिंग, शेयरिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर्स आइडियोलॉजीज, कल्चर, लैंग्वेजेस, प्रॉब्लम्स, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग सेंस, लिविंग स्टाइल्स अमंग अदर थिंग्स। तो हम देखते हैं कि जो सारी कंट्रीज हैं, जो सारी कंट्रीज के लोग हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हम देखते हैं कि एक दूसरे का कल्चर जो है वो शेयर किया जा रहा है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। हम देखते हैं कि एक दूसरे की आइडियोलॉजीज को जो है वो कॉपी किया जा रहा है, या फिर एक दूसरे की आइडियोलॉजीज के ऊपर, आइडियोलॉजीज से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अमेरिका की आइडियोलॉजी से इंडिया जो है वो इंप्रेस हो रहा है, इंडिया की आइडियोलॉजी से जो है वो अमेरिका इन्फ्लुएंस हो रहा है। हम देखते हैं कि एक दूसरी कंट्री का कल्चर जो है वो आपस में शेयर किया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है। हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स से सारे देश इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हम देखते हैं कि फूड हैबिट्स जो हैं वो एक दूसरे की शेयर की जा रही हैं। जो अमेरिका की फूड हैबिट्स हैं वो इंडियंस जो हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं, इंडियंस की फूड हैबिट्स जो हैं वो चाइनीज अडॉप्ट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि एक दूसरे का ड्रेसिंग सेंस जो है वो शेयर हो रहा है। हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न स्टाइल है, वेस्टर्न जो ड्रेसिंग सेंस है वो इंडिया में कॉपी किया जा रहा है, इंडियन जो स्टाइल है, इंडियन जो ड्रेसिंग सेंस है वो अमेरिका में कॉपी किया जा रहा है। हम देखते हैं कि एक दूसरे की लिविंग स्टाइल को शेयर किया जा रहा है, कॉपी किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग एस्पेक्ट्स के अंदर कंट्रीज एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रही हैं, अपने कल्चर को शेयर कर रही हैं, दूसरों के कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रही हैं, अपनी फूड हैबिट्स को शेयर कर रही हैं, दूसरों की फूड हैबिट्स से इन्फ्लुएंस हो रही हैं, अपनी फूड हैबिट्स से दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। इसी तरीके से अपनी आइडियोलॉजी से दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रही है, दूसरों की आइडियोलॉजी से खुद इन्फ्लुएंस हो रही है। तो एक तरीके का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह बन गई है, एक स्मॉल विलेज की तरह बन गई है ना। तो हम देखते हैं कि द होल वर्ल्ड इज टर्न्ड इनटू वन स्मॉल विलेज। पूरी दुनिया जो है ना वो एक गांव में कन्वर्ट हो गई है। ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो एक गांव बन गई हो। तो सारी कंट्रीज जो है आपस में इतने तरीके से जो है वो इस तरीके से कनेक्ट हो गई हैं। तो ये हमें ग्लोबलाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है। अब ग्लोबलाइजेशन ने जो है ह्यूमन राइट्स के ऊपर इंपैक्ट डाला है पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। पॉजिटिव तरीके से भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर ग्लोबलाइजेशन ने इंपैक्ट डाला है, और नेगेटिव तरीके से भी ग्लोबलाइजेशन ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर इंपैक्ट डाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ग्लोबलाइजेशन समझ आ गया होगा कि जिस तरीके से पूरी दुनिया जो है आपस में जुड़ गई है, एक दूसरे के ऊपर अलग अलग देश जो है वो डिपेंड हो गए हैं, लोग आपस में जुड़ गए हैं। और खास करके जब टेक्नोलॉजी का दौर आया, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर आया, इंफॉर्मेशन का दौर आया, तो हमें देखने को मिलता है कि जैसे सोशल मीडिया उभर करके आया, तो सारे देश अभी हम
हम अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है, अमेरिका का कल्चर कैसा है, अमेरिका की फूड हैबिट्स कैसी हैं, वो हम इंडिया में देख सकते हैं। इंडियंस किस तरीके से रह रहे हैं ये अमेरिका में लोग देख सकते हैं। सोशल मीडिया की मदद से टेक्नोलॉजी ने जिस तरीके से ट्रांसफर किया है एक दूसरे के कल्चर को, एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जिस तरीके से कनेक्ट किया है, हम देखते हैं कि एक कंट्री की एमएनसीज दूसरी कंट्री के अंदर स्टैब्लिश हो रही है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ट्रेड हो रहा है, गुड्स में, सर्विसेज में, लेबर में। हम देखते हैं कि इस तरीके से दुनिया जो है वो कनेक्ट हो गई है, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट्स के ऊपर ग्लोबलाइजेशन ने क्या पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने ह्यूमन राइट्स को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया है, इंटीग्रेशन कर दिया है इकोनॉमीज का। पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमीज जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट हो गई है। मतलब ये है कि जैसे ही ग्लोबलाइजेशन उभर करके आया तो जो पुअर कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज की इकोनॉमीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमीज हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमीज के साथ जुड़ गई हैं, इंटीग्रेट हो गई हैं। हमें देखने को मिलता है कि जो गरीब देश हैं या फिर जो डेवलपिंग फेज के अंदर हैं, उन देशों के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं। वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां से एमएनसीज और टीएनसीज को गरीब देशों के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे एस्टैब्लिश करती हैं। और उससे क्या होता है, उससे हम देखते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर जो पुअर कंट्रीज हैं उनकी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वहां पे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। और जिससे क्या होता है कि लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेटर होते हैं। तो इससे हमें बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का देखने को मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी। और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो एक ह्यूमन राइट है जो कि हमें यूडीएचआर के अंदर दिया गया है। तो यूडीएचआर के अंदर हमें एक ह्यूमन राइट जो है वो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी दिया गया है। तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है गरीब देशों की भी, और जब उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई तो उनकी इकोनॉमीज के अंदर ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। और इकोनॉमिक ग्रोथ होने से क्या हुआ, वहां के लोगों की इनकम बढ़ी तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छे हो गए। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं कि इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया है ग्लोबलाइजेशन ने। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम देखते हैं कि गरीब देशों के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहां पे एमएनसीज को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, कंपनीज को एस्टैब्लिश किया जा रहा है अमीर देशों के द्वारा गरीब देशों के अंदर, टीएनसीज को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, ट्रांसनेशनल कंपनीज या कॉर्पोरेशंस जिसको हम बोलते हैं। जिससे क्या हो रहा है कि उन गरीब देशों के अंदर जब कंपनीज फैक्ट्रीज लग रही हैं, अमीर देश वहां पे लगा रहे हैं, तो वहां पे इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, वहां पे रोजगार लोगों को मिल रहा है, उससे लोगों की इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। और उससे हम देखते हैं कि ओवरऑल गरीब देश की जीडीपी भी बढ़ रही है। और इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि वहां पे लोगों के स्टैंडर्ड अच्छे हो जाते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे हो जाते हैं, राइट। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें देखने को मिलता है। और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो यूडीएचआर के अंदर हमें एक ह्यूमन राइट दिया गया है। उसके बाद थर्ड हमें देखने को मिलता है क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर अवेयरनेस जनरेट हुई है, राइट। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, प्रोलिफरेशन ऑफ नॉलेज किया है, प्रोलिफरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन किया है। और खास करके जैसे ही आईसीटी डेवलप होकर आई, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, सोशल मीडिया डेवलप होकर आई, तो उससे क्या हुआ कि लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट हुई। लोगों को पता चला कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, लोगों को यह पता चला कि उनके भी कुछ ह्यूमन राइट्स हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने एक अवेयरनेस क्रिएट करने का काम किया है, सोशल मीडिया ने एक अवेयरनेस क्रिएट करने का काम किया है, टेक्नोलॉजी ने एक अवेयरनेस क्रिएट करने का काम किया है, जिससे कि लोगों को पता चल रहा है कि उनके भी कुछ ह्यूमन राइट्स हैं जो कि यूडीएचआर के अंदर दिए गए हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर दिए गए हैं। तो बेसिकली अब लोग अपने ह्यूमन राइट्स को जानते हैं, और जब लोग अपने ह्यूमन राइट्स को जानेंगे तभी तो अपने वो ह्यूमन राइट्स को जो है वो अचीव करना चाहेंगे। मतलब ये है कि अगर लोगों को पता होगा कि उनके ह्यूमन राइट्स क्या हैं, तभी तो वो डिमांड करेंगे कि हमारे पास ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। जब किसी को पता ही नहीं है कि उसके ह्यूमन राइट्स क्या हैं, तो वो क्या डिमांड करेगा ह्यूमन राइट्स की। जब किसी को पता ही नहीं है कि कोई यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट करता है जो पूरी दुनिया के लोगों को ह्यूमन राइट्स देता है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स देता है, जब लोगों को पता ही नहीं है तो वो सोचेंगे कि ऐसे ही चलता होगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, लेकिन गांव का एक गरीब दलित जिसके साथ अत्याचार होता है, जिसको कुएं का पानी नहीं भरने दिया जाता है, जिसको बारात के वक्त घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जाता है, उसको क्या पता है कि मेरे पास फंडामेंटल राइट है और ये मेरी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। वो तो ये जानता ही नहीं है कि उसके पास कोई फंडामेंटल राइट है। वो सिर्फ इतना सा समझता है कि शायद उसने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, इसलिए उसको इस जन्म में सजा मिल रही है, और शायद उसको इस छोटी जाति में, इस दलित जाति में पैदा करके
उसके पिछले कर्मों की सजा मिल रही है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि कोई फंडामेंटल राइट्स उसके हैं। उसको पता ही नहीं है कि उसके पास आर्टिकल 17 है, उसके पास जो है आर्टिकल 14 है जो इक्वलिटी का अधिकार देता है, आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो है उसको राइट प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से जब लोगों को पता ही नहीं होगा ह्यूमन राइट्स का, तो वो ह्यूमन राइट्स जो है वो डिमांड भी नहीं करेंगे। लेकिन जब उनको पता है, अवेयरनेस है जब ह्यूमन राइट्स की, तब वो ह्यूमन राइट्स के बारे में जानेंगे और उनको फिर डिमांड करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन ने जो है ना पूरी दुनिया को खोल दिया है, नॉलेज इधर उधर जा रहा है, अवेयरनेस क्रिएट हो रही है लोगों के बीच। उसके बाद फोर्थ हम इसके अंदर देखते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक देश से दूसरे देश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। अगर अमेरिका के अंदर कोई नई इन्वेंशन या इनोवेशन होती है तो बाकी दुनिया को भी वो पता चल जाती है। तो इससे क्या हो रहा है कि ओवरऑल दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। वो जो स्मॉल कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो टेक्नोलॉजी को खुद इन्वेंट नहीं कर सकती हैं, जो टेक्नोलॉजी को खुद इनोवेट नहीं कर सकती हैं, लेकिन जब डेवलप्ड कंट्रीज टेक्नोलॉजी को इनोवेट करती हैं तो उन स्मॉलर कंट्रीज को, पुअर कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को भी पता चल जाता है उस टेक्नोलॉजी के बारे में। और इससे क्या होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट होती है पूरी की पूरी दुनिया की, और उससे क्या होता है कि ओवरऑल लोगों की भी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद हम देखते हैं 50 के अंदर आता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। जैसे कि हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल्स का जो है प्रोलिफरेशन हुआ है। मतलब कि डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रोलिफरेट हुए हैं, वो एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन कैनॉट सर्वाइव विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी। तो इकोनॉमिक लिबर्टी के बिना ग्लोबलाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकता है। ग्लोबलाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए इकोनॉमिक लिबर्टी चाहिए। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, हम देखते हैं कि इकोनॉमिक लिबर्टी के अंदर क्या होता है, आपको कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का अधिकार होता है, आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इकोनॉमिक लिबर्टी जो है वो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबर्टी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अगर डेमोक्रेसी होगी आपके देश में, अगर इकोनॉमिक लिबर्टी होगी आपके देश में, और साथ ही साथ लिबरलिज्म जैसे कंसेप्ट अगर आपके देश में लागू होंगे, तभी आपका देश जो है वो बाकी दुनिया के साथ भी इंटरेक्ट कर पाएगा। अदरवाइज जो कम्युनिस्टिक गवर्नमेंट्स होती हैं, जो सोशलिस्टिक गवर्नमेंट्स होती हैं, वो क्या करते हैं, वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। वो बाकी कंट्रीज के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ना ही वहां पे ट्रेड करेंगे, ये सब नहीं करते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं, और खास करके जहां पे लिबरलिज्म है, जहां पे इकोनॉमिक लिबर्टी है, वहां पे हमें ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। तो इससे क्या हुआ है, जब ग्लोबलाइजेशन ने डेमोक्रेसी को, इकोनॉमिक लिबर्टी को, पॉलिटिकल लिबर्टी को क्या करने की कोशिश की, पूरी दुनिया के अंदर स्ट्रेंथन करने की कोशिश की या फिर ट्रांसफर करने की कोशिश की। इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन हुआ, अलग अलग देशों के पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रेंथन हुए, और उन्होंने फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए भी जो है वो काम किया। उसके बाद हम वर्ल्ड फैमिली की बात करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया एक वर्ल्ड फैमिली बन गई है। तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज जो है वो इंटीग्रेट हो गई है, पूरी दुनिया जो है वो जुड़ गई है। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, इनकी सक्सेसफुल फंक्शनिंग भी हमें देखने को मिल रही है। तो पूरी दुनिया एक हो गई है, एक वर्ल्ड हो गई है। और उससे हमें देखने को मिल रहा है कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मतलब कि पूरी दुनिया को इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, एथनिसिटी, नेशनलिटी, लोगों को जो है वो ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया एक गांव बन गई है, एक विलेज बन गई है। तो सारी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स को प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, बिना किसी देश के आधार पे, बिना किसी मजहब के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स जो है वो पूरी दुनिया को, इस पूरी दुनिया को जो कि एक फैमिली बन गई है, उसको प्रोवाइड करने की बात की जा रही है यूनिवर्सली। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव इंपैक्ट देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के। आपको भी लगा होगा कि पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो मैंने खींच के निकाले हैं। तो पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत कम है ग्लोबलाइजेशन के, ज़्यादा नेगेटिव है। ये तो खींच के हमने पॉजिटिव इंपैक्ट निकाले हैं, बढ़ा के एग्जैजरेट करके पॉजिटिव इंपैक्ट बताने की कोशिश की है। लेकिन अभी हम बात करेंगे नेगेटिव इंपैक्ट्स की, और नेगेटिव इंपैक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। ओके, तो जब मैं नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड ह्यूमन राइट्स की बात करता हूं कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर नेगेटिवली इंपैक्ट किया है, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। कहा तो ये जा रहा था कि ग्लोबलाइजेशन से लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होंगे, कहा तो ये जा रहा था कि ग्लोबलाइजेशन से पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सारे देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों की कंडीशंस बेटर होंगी,
लोगों के जो इनकम है वो बेटर होगी, इनकम जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन हुआ क्या, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिली ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, जो गरीब थे और गरीब हो गए। जो अमीर थे उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा के अपने आप को और अमीर कर दिया, जो अमीर देश थे उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की मदद से अपने आप को और अमीर कर दिया, और जो गरीब देश थे वो और गरीब हो गए। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्रिएट हो जाती हैं। हमारे पास एक डेटा है 2018 का डेटा है कि जो 26 रिचेस्ट पीपल हैं वर्ल्ड के, वो दे हेल्ड एज मच एज वेल्थ एज हाफ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो जो 26 सबसे अमीर लोग हैं दुनिया के, उनके पास इतनी वेल्थ है जितनी कि पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन के पास है। तो मतलब कि आप यहां पे समझ सकते हैं कि 8 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे पास। जितने 4 बिलियन पॉपुलेशन के पास पैसे है ना, 4 बिलियन, उतने 26 लोगों के पास पैसे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं। ये कहा जाता है कि जो एवरेज इनकम है ना साउथ की, ग्लोबल साउथ की, वो 15 से लेकर 20% एवरेज इनकम है किसकी, नॉर्थ की। मतलब कि जो एवरेज इनकम है साउथ की, वो नॉर्थ की 15-20% के आसपास एवरेज इनकम है। तो हम देखते हैं कि जो ग्लोबल साउथ है उसकी पॉपुलेशन जो है वो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल साउथ की पॉपुलेशन पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से 85% पॉपुलेशन है। लेकिन साउथ की एवरेज इनकम जो है वो नॉर्थ की एवरेज इनकम की 15-20% ही है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इस तरीके से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज पूरे ग्लोबल लेवल पे या पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बढ़ रही हैं। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, और जब लोग गरीब हो रहे हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिग्रेड हो रहा है, और उससे जो है उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है नेशनल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स। तो हमें देखने को मिलता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, आपके जो नेशनल बॉर्डर्स थे वो ब्लर हो गए। आप जो थे ना, आपके बॉर्डर्स ऑब्सलीट हो गए, आप पूरी दुनिया के साथ जुड़ गए, इतने गुल मिल गए आप पूरी दुनिया के साथ। और इससे क्या हुआ, टेररिज्म जो है वो बढ़ गया। टेररिज्म जो है वो आसान हो गया एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उसका प्रोलिफरेशन होना या फिर उसका मूव होना। और इसी के साथ साथ ह्यूमन और ड्रग ट्रैफिकिंग स्टार्ट हो गई। अब ड्रग्स का हेर फेर आसानी से किया जा सकता है, ह्यूमंस का हेर फेर आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इतनी आसानी से चीज़ें आ और जा सकती हैं आपके देश में से दूसरे देश में। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस हमें देखने को मिलते हैं, हिंदुस्तान से लोग जो है वो पैसे लेके भागे। उसी के साथ साथ हमें क्लाइमेट चेंज के इशूज़ देखने को मिलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दिया है। हमें देखने को मिलता है कि ग्लोबलाइजेशन की जो बढ़ती हुई डेवलपमेंट है उससे क्या हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है। और साइबर थ्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं कि जैसे ही टेक्नोलॉजी उभर करके आई और सोशल मीडिया वगैरह उभर करके आया, तो इससे हमें साइबर थ्रेट्स देखने को मिलते हैं, साइबर वॉर्स देखने को मिलती हैं। कंट्रीज के जो इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं, गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट डेटा चुरा लिए जाते हैं। तो ये हुआ है इससे जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है। उसी के साथ साथ हम थर्ड देखते हैं इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, इकोनॉमिक डिपेंडेंस। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो कंट्रीज हैं वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पाती हैं। तो बेसिकली कंट्रीज इतनी इकोनॉमिकली डिपेंड हो गई है ना, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर हम डिपेंड हो गए हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी के ऊपर हम डिपेंड हो गए हैं, तो हम खुद अब डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। इंडिया को अगर अपनी इकोनॉमी के अंदर कोई डिसीजन लेना है तो उसको ग्लोबल इकोनॉमी को देखना होगा। इंडिया ने कई सारी ट्रीटीज साइन की होंगी, इंडिया के अंदर कई सारी चीज़ों का ट्रेड होता होगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए, ग्लोबल ट्रेंड्स को देखते हुए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस को देखते हुए हमें अपने देश के अंदर इकोनॉमिक डिसीजंस लेने होते हैं। समझ सकते हो आप लोग। तो कितना इकोनॉमिकली हम डिपेंड हो गए हैं, हम इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। इससे हमारी सोवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और खास करके जो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जब किसी को लोन देते हैं ना, तो लोन देते वक्त ये जो है वो कई सारी कंडीशंस दूसरे देश के सामने रख देते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स आते हैं कि आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना होगा, यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ करना होगा, यहाँ पे MNCs की स्टैब्लिशमेंट को अलाउ करना होगा। और जिससे क्या होता है, फिर गरीब देशों को अमीर देश लूटते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमिकली डिपेंड हम हो गए हैं। हम देखते हैं कि हम इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस, क्योंकि इस तरीके से हम कनेक्ट हो गए हैं ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कि अब हम इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी नहीं ले पाते हैं। उसके बाद नियो कॉलोनियलिज्म आता है यहाँ पे फोर्थ। नियो कॉलोनियलिज्म का मतलब ये होता है कि जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो अमीर कंट्रीज हैं, वो गरीब देशों के अंदर अपनी MNCs को लगा के, TNCs को लगा के वहां से सारे रिसोर्सेज को लूट रही है, वहां से प्रॉफिट को लूट रही है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी डेवलप्ड कंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं। ये जो क्या करते हैं, जब स्मॉल कंट्रीज को या फिर पुअर कंट्रीज को
या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को लोन्स देते हैं तो उनके सामने कंडीशन रख देते हैं कि आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ करनी होगी, एमएनसीज को अलाउ करना होगा। और जिससे क्या होता है, अमीर देश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, एमएनसीज को अलाउ करते हैं, एड्स देते हैं गरीब देशों को और उसके बाद उनको लूट लेते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो रही है और इससे क्या हो रहा है, लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिग्रेड हो रहे हैं, लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। उसके बाद हम फिफ्थ इसके अंदर देखते हैं ब्लो टू इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, जो हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज हैं वो खत्म हो गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थी, जो हिंदुस्तान के लोगों की इंडस्ट्रीज थी, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, जैसे ही बड़ी इंडस्ट्रीज मतलब कि बड़े बड़े देशों की इंडस्ट्रीज हमारे देश में आई तो क्या हुआ कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो थी वो खत्म हो गई। मान लो पहले हिंदुस्तान में एक जूता बनाया जाता था, एक इंडस्ट्री थी, एक फैक्ट्री थी छोटी सी जो जूते बनाती थी। वो जूता जो था वो महंगा बनता था, लेकिन जैसे ही बाहर की कोई बड़ी फैक्ट्री आई उसने सस्ता जूता बनाना स्टार्ट किया और वो जो हमारी हिंदुस्तान की अपनी फैक्ट्री थी वो खत्म हो गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज ने जिस तरीके से एमएनसीज और टीएनसीज को स्टैब्लिश किया है हमारे देश के अंदर या गरीब देशों के अंदर, उससे जो उन देशों की जो लोकल इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हो गई। उससे क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेज हुई, अनएम्प्लॉयमेंट आई और उससे क्या हुआ कि जॉब का रिस्क मतलब कि जॉब्स का रिस्क बढ़ने लगा और इससे क्या हुआ कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जब जॉब्स नहीं होंगी आपके पास, तो इससे क्या होगा कि आप डिग्निटी के साथ लाइफ नहीं जी पाओगे और आपको डिसेंट वेजेस नहीं मिल रहे हैं। मतलब आपकी जो डिसेंट वेजेस का आपका राइट है, राइट टू डिसेंट वेज, वो भी आपका वायलेट होता है। हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ब्रांड कल्चर और शोरूम कल्चर आया है। हर कोई वेस्टर्न चीज़ों को पहनना चाहता है, फिला का जूता हर कोई पहनना चाहता है, हर कोई जो है नाइकी का जूता पहनना चाहता है, ब्रांडेड चीज़ें पहनना चाहता है। तो जो हमारे अपने देश की जो लोकल इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हो गई। उसके बाद हम देखते हैं डिमिनिशिंग रोल ऑफ स्टेट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट का रोल कम हो गया है, स्टेट की जो सोवरेनिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। हमें देखने को मिलता है कि कई सारे डिसीजंस जो हैं अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लेते हैं हमारे देश के लिए। हमारे देश के लिए इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लेते हैं। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, स्टेट का जो रोल है वो बहुत कम हो गया है, सरकार का रोल बहुत कम हो गया है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल फिनोमिनास और इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं, ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो हमारी इकोनॉमी को या हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस को शेप करने की कोशिश करती है। उसी के साथ साथ इंपैक्ट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बुरा असर पड़ा है। जैसे ही हमारे देश में या फिर गरीब देशों के अंदर बाहर से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े अमीर देश जो हमारे देशों के अंदर फैक्ट्रीज लगाते हैं, कंपनीज लगाते हैं, वो क्या करती हैं, हमारे देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उनको लूट लेती हैं, उनके ऊपर नेगेटिवली इंपैक्ट डालती हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट के ऊपर बुरा असर पड़ता है, हमारा इन्वायरमेंट खराब हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बुरा असर पड़ता है और जिससे हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट है वो वायलेट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स बढ़ गई हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना आसान कर दिया है, बॉर्डर्स जो हैं वो बड़े ऑब्सलीट हो गए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दुनिया इतनी कनेक्ट हो गई है। तो इस तरीके से लोग जो है ना इलीगली या फिर फोर्स करके जो है वो एक देश में से दूसरे देश में चले जाते हैं और रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर हिंदुस्तान के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर बांग्लादेश से कई सारे रेफ्यूजीज आए हुए हैं, असम में कई सारे रेफ्यूजीज आए हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रेफ्यूजीज के आने से क्या होता है, रेफ्यूजीज के राइट्स भी वायलेट होते हैं और उसी के साथ साथ हमारे देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर भी रिस्ट्रेंट ये रेफ्यूजीज डालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आर्म्स एंड ड्रग्स ट्रैफिकिंग। तो इससे ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, आर्म्स ट्रैफिकिंग बढ़ गई है। एक देश से दूसरे देश में हथियार आसानी से लिए जा सकते हैं, आर्म्स आसानी से ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ड्रग्स जो है वो एक देश से दूसरे देश में आसानी से ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, आर्म्स से जब आप किसी को भी गोली मार मतलब आर्म्स क्यों ट्रांसफर करने हैं, अगर पाकिस्तान से हिंदुस्तान में हथियार आ रहे हैं तो यहाँ पे किसी को मारने के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है। जब ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, आप जब नौजवानों को ड्रग्स में डाल रहे हो, ड्रग्स के नशे में डाल रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, इससे नौजवानों की लाइफ जो है, लोगों की लाइफ जो है वो थ्रेटन हो रही है, लोगों की लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि हमारा राइट टू लाइफ जो है वो वायलेट होता है और जो हमारी सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं साइबर थ्रेट्स। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से और टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से इमर्जेंस हुआ है, उससे कई सारे साइबर थ्रेट्स के केसेस हमारे पास आ रहे हैं। हम देखते हैं कि आपके कंप्यूटर्स का डेटा चुरा लिया जाता है जो हैकर्स हैं उनके द्वारा। हम देखते हैं कि जापान, रशिया, चाइना, रशिया और जापान के बड़े मतलब कि बहुत
खतरनाक हैकर्स जो हैं वो इंडिया की गवर्नमेंट का कभी डेटा चोरी कर देते हैं, कभी हमारे यहाँ कंप्यूटर्स का डेटा चोरी कर देते हैं, हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चोरी कर देते हैं। और जिससे क्या हो रहा है, उसी के साथ साथ हमारे यहाँ ब्लैकमेलिंग के केसेस बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि साइबर थ्रेट्स के साथ साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है। उससे क्या हो रहा है कि लोगों की प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी, वो वायलेट हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से नेगेटिवली असर डाला है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। तो हम यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन और उसका इंपैक्ट क्या था ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।